बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। द शेप ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द स्ट्रेचिंग ऑफ अ सिंपल वायर depends not only the material but also on its previous treatment and method of manufacture। जब किसी वायर के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसमें जो स्ट्रेचिंग आती है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की जो फोर्स लग रही है स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जिस तरह वो मैन्युफैक्चर की गई जिस मेथड से और जो प्रीवियस उसके ऊपर इफेक्ट हुए उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर डक्टाइल मटेरियल की हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे हमारे पास स्ट्रेस है। ये एक मटेरियल है जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, जिसके नतीजे में उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई और हमारे पास इस तरह की एक कर्व आ गई। इस कर्व को हम वन बाय वन इन तमाम पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि किस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी और उसके नतीजे में जो स्ट्रेन पैदा हुई वो क्या थी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व फ्रॉम ओ टू ए इज स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। अगर हम इस ग्राफ में इस फिगर में देखें, जीरो से ए तक हमें एक लीनियर बिहेवियर नजर आ रहा है, यानी कि हमने जितनी स्ट्रेस अप्लाई की उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। सो द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम कर्व ए टू बी इज स्ट्रेट लाइन which showing the stress is directly proportional to stress, so this is called proportional limit। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन वो क्या कहलाती है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहलाती है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो मैक्सिमम स्ट्रेस जो विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या कहलाती है? प्रोपोर्शनल लिमिट, जो कि हमें ए पर नजर आ रही है। इलास्टिक लिमिट क्या होगी? द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन शेप इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। सो इलास्टिक लिमिट क्या होगी कि जब तक मटेरियल में कोई चेंज ना आए ना उसकी शेप में, तो वो क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। द फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, बट if the load is removed at any point between O and B, the curve will be stretched and material will return to its original length। So A से B तक अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये कहलाती है उसकी इलास्टिक लिमिट। सो B तक जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है वहां तक क्या होगा कि अगर हम एक्सटर्नल लोड या स्ट्रेस या फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसको रिमूव करेंगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा। डी तक तो ये उसकी क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ए पॉइंट तक उस बॉडी की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो कौन सी हो जाएगी? प्रोपोर्शनल लिमिट। और बी पॉइंट तक क्या होगा? बी पॉइंट से पहले पहले वो उसकी इलास्टिक लिमिट होगी कि अगर हम लोड हटाएंगे तो जो बॉडी की शेप में चेंज आया है वो चेंज भी खत्म हो जाएगा। सो इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। और बी पॉइंट क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट कहलाता है। The point is B is called yield point. The value of stress at B is also known as elastic limit. So बी पॉइंट क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट, यानी कि इससे पहले पहले अगर स्ट्रेस अप्लाई होगी तो इस स्ट्रेस तक क्या होगा? जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो वापस खत्म हो जाएगा लोड के हटाने पे। सो ओ से बी की लिमिट क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट। और पॉइंट बी क्या कहलाएगा? यील्ड पॉइंट कहलाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें, व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट, जब हम बी से ऊपर जाएंगे, यील्ड पॉइंट से ऊपर जाएंगे, द मटेरियल कर्व बिकम्स नॉन लीनियर, द स्पेसिमन बिकम्स परमानेंटली चेंज एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। बी से आगे जब हम जाएंगे
तो मटेरियल अब परमानेंट चेंज हो चुका है। हम उससे अगर स्ट्रेस हटा भी लेंगे तो अब मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर सकता है। So such a permanent deformation is known as plastic deformation. अब C तक क्या हुआ है, C से पहले पहले B और C के दरमियान जो स्ट्रेस सप्लाई हुई है, अब मटेरियल किस में चला गया है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया है। The kind of behavior is called plasticity. The region of plasticity is represented by the portion of the curve from B to C. So 0 टू यानी कि O टू A क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट था, A से B क्या था, इलास्टिक लिमिट था, और B से C क्या हो गया, हमारे पास प्लास्टिक लिमिट आ जाती है, ये प्लास्टिक रीजन आ जाता है। अब C पॉइंट पर क्या होगा, C पॉइंट इज द UTS, that is called ultimate tensile stress. The point C represent the ultimate tensile stress of the material, and that can be defined as the maximum stress that a material can withstand and can be regarded as the nominal strength of the material. So C point क्या कहलाता है, UTS यानी कि ultimate tensile stress कहलाता है। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कोई मटेरियल बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। अब सी तक जाकर मटेरियल ब्रेक नहीं हुआ, परमानेंट चेंज हो चुका है। सो विदाउट ब्रेकिंग जो सी पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, यूटीएस यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस जो कि लास्ट डी पॉइंट है। वंस द पॉइंट सी इज क्रॉस टू यूटीएस इज क्रॉस, the material break at point D responding to the fracture stress. C के बाद क्या होगा, इस स्ट्रेस के बाद मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर यानी कि ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हम मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं कि किसी मटेरियल के ऊपर जब स्ट्रेस लगाई जाएगी तो उसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसकी इलास्टिक लिमिट क्या होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगी, प्लास्टिक लिमिट क्या होगी, उसके अंदर यूटीएस क्या होगा और उसका फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होगा। इन्हीं बिना पर हम मटेरियल्स को दो बेसिक फॉर्म में यानी कि दो बेसिक टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं डक्टाइल सब्सटेंस, सच सब्सटेंस व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक। ऐसे सब्सटेंस जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाते हैं और फिर ब्रेक हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डक्टाइल सब्सटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लेड, कॉपर, रॉट आयरन, ये ऐसे मटेरियल हैं जो इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्लास्टिक लिमिट में जाकर क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। और सेकंड हमारे पास आते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। अब ब्रिटल सब्सटेंस क्या है, सच सब्सटेंस व्हिच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर प्लास्टिक लिमिट नहीं आती है, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद वो फौरन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो मटेरियल ब्रिटल सब्सटेंस कहलाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है ग्लास, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, बट ये क्या है, ब्रिटल है, थोड़ी सी भी ठोकर लगने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो ग्लास में देखें तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई हमारे घर में ग्लास हो जो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो या कप हो टेढ़ा हो गया हो, तो वो क्या होते हैं, जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो उनमें फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो अभी हमने पढ़ी इलास्टिक लिमिट एंड जी स्ट्रेंथ से, उसमें हम मटेरियल को दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो कि डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।